माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 में क्या अपडेट निकल के आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आवेदन की तिथियां, एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। यह स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट की क्या अपडेट है और आवेदन प्रमाण पत्र यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं इसके बारे में। और 3 अटेम्प्ट यानी कि इस अटेम्प्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों में सस्पिशन बना हुआ है। और महिला जो आरक्षण है, सीटेड अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टेट अपेयरिंग और एज रिलैक्सेशन को लेकर के और जो आवेदन के डॉक्यूमेंट को लेकर के है, यानी कि आवेदन के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। तो सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात करें। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है चीज़ों को, उसके बारे में यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ बात करेंगे, आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें। यानी कि आपको ध्यान देना है, यदि आप आवेदन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.2 में, तो आपको कौन कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में देखिए कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास एकदम मतलब आपके पास होनी चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर है तो वो चालू होना चाहिए और ईमेल आईडी भी, वो भी दोनों चालू होने चाहिए। ठीक है, उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक जो है आपको इसे सुरक्षित रखना है, यानी कि आपको बदलना नहीं है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी बीपीएससी की तरफ से आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जाता रहेगा। ये तो आप समझ ली। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखिए कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं और आप लोग को क्या करना है कि ध्यानपूर्वक उससे अध्ययन करना है, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन है उसको उसके हिसाब से जो है आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। उसके बाद संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की स्कैन कॉपी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो। यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उसका जो है पीडीएफ फॉर्म में आपका होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है। और वो भी कब, कितने में, केबी में, वो भी आपको करना है 100 KB साइज में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 100 KB साइज में जो है अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। उसके बाद जिस सिस्टम या डेस्कटॉप या लैपटॉप या ईटीसी से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो या पर्याप्त रोशनी, यानी कि सफिशिएंट लाइट उपलब्ध हो। यानी कि देखिए, यानी कि मान लीजिए आप स्वयं अपना लैपटॉप से भर रहे हैं या डेस्कटॉप से भर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका जो वहाँ पे एक कैमरा लगेगा। ठीक है, एक अच्छे क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए जिससे आपकी फ़ोटो क्लिक हो सके, यानी कि तुरंत जो है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ही जो आपका फ़ोटो कैमरा जो है क्लिक किया जाएगा फ़ोटो। ठीक है, तत्काल का ही। और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग का हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन, यानी कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज एवं डायमेंशन 220x100 पिक्सल में उपलब्ध हो, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। यानी कि आपका जो सिग्नेचर है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, उसको जेपीजी या जेपीजी ईजी जो फॉर्मेट में 15 KB का होना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 15 KB का आपके पास होना चाहिए। ये तो हो गई आपकी आवेदन को लेकर के थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और जो इंपॉर्टेंट उसको हम बता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपको पूरा एक रिव्यू करने के लिए देगा, यानी कि आप उसको देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से एडिट करके, यदि कुछ भी एडिट करने के लिए है आप उसको मिला लीजिए सही तरीके से, क्योंकि आपको जो है बीपीएससी टीआरई 2.2 में करेक्शन का डेट नहीं दिया गया था, यानी कि आपको पता ही होगा कि करेक्शन करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें भरिएगा वो अच्छे तरीके से भरिएगा, पूरे अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, बीएड बीटीसी और जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके EWS, ये सारे आपको भरवाने हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरक्षण को लेकर के। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के
प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार एवं बिहार राज्य के सक्षम स्तर से जो है निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको आरक्षण लेना है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट जो है आपको प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी पिछड़ा, जैसे मान लीजिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में वहाँ पे निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि हमने आपको बताया कि जो भी आपको सुविधा लेना है, जैसे कोई भी आरक्षण लेना है, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होने चाहिए, तभी उसका जो है आपको मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र, यानी यहाँ देखिए, विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास और क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पिता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे या आवेदन करते टाइम जो आप लोगों ने आरक्षण का दावा किया था, यदि आप उस समय जब मांगा जाएगा तो आपके पास नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे जो है आप उसके लिए आपका आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी चीजें हैं सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नोट में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे मान लीजिए यह स्टेट की हम लोग बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा यह स्टेट 2023 के पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली में सभी कोड के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दिनांक 1 से लगा करके तक अवधि में ओवरएज अभ्यर्थियों के लिए दे होगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिनका भी होगा ये स्टेट 2023 के पेपर फर्स्ट, जैसे सब्जेक्ट के वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि आपको किस किस सब्जेक्ट में कब कब जो है कितनी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है स्टेट पेपर 1 के लिए और सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो 4 साल के जो है ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए दे होगी। यानी कि जिनका ओवर एज हो गया है उसमें 4 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 4 साल उनको दे होगी एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ देखिए, चयन प्रक्रिया में बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और इस बार जो है आपके 150 प्रश्न न होकर के आपको 120 प्रश्न इस बार रखे जाएंगे, क्योंकि अर्हता वाला जो भाषा का पेपर था उसको हटाया जाएगा, क्योंकि मान्य जब नहीं हो रहा है तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं आयु सीमा के लेकर के, एज को लेकर के। सभी पदों पर निश्चित, यानी कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को होगी। और मध्य विद्यालय अध्यापकों प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापकों और माध्यमिक जो है शिक्षक, स्नातक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जो है पीजीटी के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एज है वो 18 कम से कम होनी चाहिए, और टीजीटी पीजीटी के लिए जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पे मान्य होगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग जैसे पुरुष है 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है। यदि प्रधानाध्यापक के लिए आप कर रहे हैं तो प्रधानाध्यापक के लिए लगभग न्यूनतम आयु जो है 31 वर्ष और अधिकतम आयु जो है अनारक्षित पुरुष 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 50 वर्ष रखी गई है। तो अलग अलग जो है, जैसे मान लीजिए 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, सबकी जो है अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है, यानी कि एज को लेकर के। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अन्य निर्देश में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट की बात कही जा रही है, यानी कि 3 अटेम्प्ट जो आपके बात करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो इसको लेकर के यहाँ पे देखिए कि पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बीपीएससी द्वारा जो भी अटेम्प्ट बताए गए हैं वो 3 अटेम्प्ट बताए गए हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं कि इस 3 अटेम्प्ट के अलावा आपको और भी अटेम्प्ट मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है इसको अनगिनत
बार करने की जो है मांग चल रही है और ये बहुत ही जल्द आपको देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि जो अटेम्प्ट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ेगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। क्योंकि देखिए अगर जो बीएड बीटीसी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, यदि सिर्फ इसी कोर्स के लिए तो आदमी करता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट है बीएड बीटीसी कर रहे हैं, वो अगर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो कोर्स है वो तो बेकार ही हो जाएगा। फिर बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो इस लिमिट को हटाने के लिए अभ्यर्थियों की जो है मांग चल रही है और इसको हटाया भी जाएगा। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट, यहाँ पे 3 बार परीक्षा में भाग लेंगे और वो परीक्षा में भाग इस प्रकार से लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी वर्ग में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 3-3 यानी कि 3-3 जो है यहाँ पे 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, सब में जो है 3-3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। जिस वर्ग में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और परीक्षा देंगे तो वहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट काउंट होंगे। देखिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए और आप परीक्षा नहीं देंगे तो शायद अटेम्प्ट आपको काउंट न किया जाए। जब आप परीक्षा देंगे तभी आपके अटेम्प्ट वो काउंट होंगे। इसलिए जिनका आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई न करें जिनका सीटेट में, यदि अदर स्टेट की बात करें, जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट, वो फॉर्म अप्लाई न करें। क्योंकि आपको बता दें कि सीटेट में आपको 90 नंबर चाहिए यदि फॉर्म अप्लाई करना है, तो नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक नोटिस है, थोड़ा सा जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिनका भी सीटेट को लेकर के है सस्पेंशन बना हुआ है। देखिए उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया है। सूची निम्नवत है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं और ये जो 8 आपको देख रहे हैं, 8 ऐसी महिलाएं हैं जिनका सीटेट मतलब जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं था और यहाँ पे देखिए इनकी नौकरी जो है यहाँ पे लग गई थी। लेकिन जब जांच हुआ तो पता चला कि इनका सीटेट में जो है क्वालिफाइंग नहीं है, यानी कि 90 नंबर नहीं है, तो इनको क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। तो यही चीज़ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार कि आपके यदि सीटेट में 90 नंबर रहेंगे, अदर स्टेट की महिलाएं, चाहे वो जनरल हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, आपके पास 90 नंबर होना चाहिए अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट। ठीक है, आपके पास 90 नंबर होगा तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। अगर देखिए नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन किया जाता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करें, यदि अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करें कि अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि सीटेट जनवरी जो आपका पेपर हुआ है, यदि यहाँ पे अलाउ करते हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है तब तक रिजल्ट आ जाए आपके फॉर्म अप्लाई होने से पहले। 10 से 15 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले से आपको सतर्क कर रहे हैं कि सारी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपना जो है बनवा लीजिए। डोमिसाइल को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग है कि डोमिसाइल लागू किया जाए, यानी कि डोमिसाइल लागू किया जाए जिससे बिहार के कैंडिडेट जितने भी हैं वो उनको काफ़ी मतलब राहत मिले। यदि डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है, इसके लिए भी प्रदर्शन चल रहा है, लगातार अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो यहाँ पे डोमिसाइल लागू की मांग चल रही है और आप लोगों ने देखा होगा कि 90% बिहारियों को जो है डोमिसाइल लागू करके जो है नौकरी देने की बात भी कही गई थी। हमने सारी चीज़ें बात कर ली, 3 अटेम्प्ट की बात कर ली, महिला आरक्षण की बात कर लिए। महिला आरक्षण में क्या है कि जो टीजीटी पीजीटी की है 35% और जो आपके पीआरटी और अपर प्राइमरी की है उसमें जो आपको 50% का जो है आरक्षण वो मिलने वाला है। सीटेट अपीयरिंग की जो हमने बात की। बाकी कोई भी अपडेट है, यदि आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी हम आपको बता दें जितने भी सीटेट हैं, देखिए सीटेट पेपर 1, ठीक है, और सीटेट पेपर 2, जिनका भी अदर स्टेट की महिला हैं उनको 90 नंबर है तो वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। अगर नहीं है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर फॉर्म अप्लाई कर दी तो फिर आपको परीक्षा में यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि फॉर्म ना अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो एक सस्पेंशन बना हुआ था कि क्या 6 to 8 में आपका कमेंट आ रहे थे कि 6 to 8 में जो सीटेट का पेपर है वो भर सकते हैं, तो 6 to 8 के लिए जो सीटेट जिनका भी क्वालिफाई है पेपर 2 वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट के लिए 90 नंबर और बिहार कैंडिडेट के लिए अलग अलग जो वहाँ पे रखा गया है।